नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारी जो बातचीत रहने वाली है उसके दो तीन बहुत ख़ास जो मुद्दे हैं वो मैं अगर बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीता है। इसके अलावा अडानी समूह के ऊपर रिपोर्टिंग करने को लेकर कोर्ट से एक गैग ऑर्डर आया था, उस पर रोक लगी है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक बार फिर से वोट चोरी के जो अपने आरोप को फिर से दोहराया है और उसके पक्ष में कुछ सबूत दिए हैं। अगर समय रहा तो हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुई एक डिफेंस पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना समय आखिर में बचता है। हमारे साथ आज की चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवाऊं। मेरे साथ ज्योत्सना मोहन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस हफ्ते जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथी शार्दुल, आनंद, हृदेश, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो ज्योत्सना के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ। ज्योत्सना की किताब हमारे पास आई है, मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे अचानक से जब हमारे साथी ने कहा कि हमारे साथ ज्योत्सना होंगी आज के पॉडकास्ट में, तो मैंने इनकी किताब देखी, प्रताप अ डिफाइंट न्यूज़पेपर। तो ये किताब है हमारे साथ, हम पढ़ेंगे, तब उम्मीद है इस पर कभी और थोड़ा विस्तार में बात करेंगे ज्योत्सना। और मेरे अपने बाकी साथियों से मैंने आपका परिचय करवा दिया। एक दो जानकारियां और हैं मुझे आपको बतानी है। मीडिया रंबल फिर से होने वाला है इस साल, और 3 और 4 अक्टूबर को है मीडिया रंबल की तारीख, आप नोट कर लें। और इस बार का जो मीडिया रंबल है वो बेंगलुरु में होगा। बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर हमारा वेन्यू है। और आपको पता है कि ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो जो तमाम लोग न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं, हम चाहेंगे कि वो इसमें आएँ। देश और दुनिया भर की तमाम मीडिया, पत्रकारिता और सिनेमा, अलग अलग फील्ड से तमाम हस्तियां वहाँ पे आएंगी, अपने विचार रखेंगी। आप उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइबर बन जाएं। और ये सबसे आसान तरीका है मीडिया रंबल में प्रवेश लेने का, उसमें हिस्सा लेने का। हमारा एक और दो और छोटी छोटी जानकारियाँ, दो स्पेशल ऑफ़र भी चल रहे हैं हमारे सब्सक्रिप्शन से जुड़े, तो वो मैं आपको बता दूं। एक तो हिंदी दिवस बीता 14 सितंबर को, पिछले हफ्ते, उससे जुड़ा हमारा एक हफ्ते का एक विशेष सब्सक्रिप्शन ऑफ़र चल रहा है जो कि 21 सितंबर तक चलेगा। अभी भी उसमें 2 दिन बाकी हैं। उस ऑफ़र का लाभ आप उठा सकते हैं। इस ऑफ़र के तहत आपको 999 रुपये का जो 4 महीने का हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, उस पर एक सब्सक्रिप्शन फ्री, यानी 999 के ऊपर 999 वाला फ्री। इसी तरह से 6 महीने का जो 1500 रुपये, 1499 रुपये का जो सब्सक्रिप्शन है, उस पर भी एक सब्सक्रिप्शन पे एक सब्सक्रिप्शन फ्री है। ये दो ऑफ़र हैं हिंदी दिवस पर स्पेशल। इसके अलावा एक और ऑफ़र जो को मैंने शुरुआत में बताया आपको कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन बीता है और न्यूज़ लॉन्ड्री इस पूरे मौके में कहीं पीछे नहीं खड़ा रहना चाहता। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के हर मौके, हर खुशी में शरीक होते हुए हमने विशेष सब्सक्रिप्शन ऑफ़र लिए हैं। 75 साल की उम्र पूरी हुई प्रधानमंत्री, हृदेश जी हंस रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में खुश हैं। 75 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर हमने सब्सक्रिप्शन के जो कीमतें हैं उसको 75% पे लाकर टिका दिया, यानी 25% की छूट। ये सीधा हिसाब है। जो भी आप सब्सक्राइब करेंगे इस पर्टिकुलर QR कोड से, उस पर 25% कट होकर वो 75% पे आके टिक जाएगा। तो ये दोनों हमारे सब्सक्रिप्शन ऑफर हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। पत्र आपके बहुत सारे आए हैं जिसको हम शामिल करेंगे और उस पत्रों को पढ़ेंगे भी। हमारा इसके अलावा दूसरा एक और एनएल सेना प्रोजेक्ट, जो कि अर्बन इंडियाज़ एलीट टेक ओवर करके, जो देश के बड़े सक्षम रईसों के इलाके हैं वहाँ पर जो सार्वजनिक जगहों की, पब्लिक स्पेसेस के ऊपर कब्जा है, कब्जे की जो भूख है, उस पर हमारी ये पूरी सीरीज़ है। आप लोगों ने तमाम झुग्गियों पे, झोपड़ियों पे बुलडोज़र चलते हुए देखा होगा। कभी आपने किसी बड़े रईसों के जो पॉश इलाके, जो तथाकथित शहरों के होते हैं, उनमें बुलडोज़र नहीं चलते हुए देखा होगा। उनमें भी बहुत तरह के कब्जे हैं, उसको सामने लाने की हमारी कोशिश है। और उसके साथ ये स्थापित करने, ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे पब्लिक स्पेस लगातार सिकुड़ता जा रहा है और उस पर स्थानीय लोगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, व्यक्तिगत लोग। ये हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है, इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। शार्दुल, इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियाँ उसको आप जल्दी से बताएं ताकि हम फिर चर्चा को शुरू कर पाएँ। मंगलवार को देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में नदी में तूफान आने और बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग अभी तक लापता हैं।
राज्य की आपदा प्रबंधन समिति ने देहरादून से 13 और नैनीताल व पिथौरागढ़ से एक शव बरामद किया है, और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से। हृदय से मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाह रहा था कि हम लगातार इस पूरे साल में कवर करते रहे अलग अलग आपदाएं। पहाड़ी राज्यों में हुई, हिमाचल की आपदा हुई, कश्मीर में आपदा हुई, जम्मू में अभी शुरू हुआ है फिर से वैष्णो देवी यात्रा का, फिर यहाँ पर उत्तराखंड में भी हुई थी, पंजाब, धराली, पंजाब में बाढ़। इस आपदा में भी हम देख रहे हैं कि करीब 13-14 लोगों की मौत हुई है। ये कुछ और इससे जुड़ी कोई जानकारी या कोई अपडेट कुछ और है आपके पास हृदय? और दूसरा सबसे पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पर जो भी इस वक्त जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, सिविक एमिनिटीज़ हैं, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको पता है कि जब बहुत क्राउडेड इलाकों में जब इस तरह की बारिश होती है, भारी बरसात होती है, बाढ़ आती है, तो बहुत सारी हाइजीन की प्रॉब्लम तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही वहाँ पर पूरी वाटर सप्लाई, बिजली, कोई 150 गाँव में पहले दिन बिजली प्रभावित हुई थी, बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई थी। और इसी तरह से वहाँ पानी की सप्लाई के लिए लगातार लोगों के सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं, जो कि नहीं हुई है। और अभी क्योंकि मौसम ऐसा है, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है उसके बाद वो घाटी का इलाका है, गर्मी तेज़ी से फैलेगी, तो ये भी डर है कि उसके बाद जो डेंगू और ये सारी बीमारियां हैं, ये भी इस बार ज़्यादा होंगी इस स्थिति में। लेकिन इससे एक बात और साफ़ हुई है, जो नदियों, वहाँ की जो लोकल नदियाँ हैं, चाहे उसमें बिंदाल और ये सहस्त्र धारा वगैरह भी शामिल है, हाँ रिस्पना जिस तरह आया है, इन नदियों के आसपास जो अतिक्रमण हुआ है भारी, वो एक्सपोज हुआ है। और एक जो वहाँ पहले से मूवमेंट चल रहा था, पहले से एक तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि मसूरी के लिए आप जो मसूरी अभी पूरी तरह से कटा हुआ है, अभी जुड़ गया तो मुझे मालूम नहीं, पर अभी कल तक कटा हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसके बाद फिर एक एलिवेटेड रोड उन्हीं नदियों पर कब्जा करने के लिए बना रहे हैं, जो मसूरी ले जाएगी देहरादून से। हमें समझने की ज़रूरत है कि हम लोग अपनी वाटर बॉडीज़ पर और उनके रास्ते पर बहुत भारी कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट की कीमतें शूट हुई हैं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें उससे आगे देखने की ज़रूरत है कि यही ठेकेदार और यही रियल एस्टेट लॉबी और यही कंपनियां चुनावों को फंड करती हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है जी। और अंतिम हेडलाइन, ये भी हमारा आज का विषय है। 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस था। नॉर्थ कोरिया जैसा माहौल बना, चाटुकारिता, चापलूसी और महिमा मंडन का ऐसा स्वांग शायद ही पहले कभी देखा गया हो। चाहे अखबार हो या टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी और बड़े बड़े खिलाड़ी, यहीं से लॉन्च कर लेते हैं, उद्योगपति, सब को फॉर्मेटेड विश मिली थी और वो सब कर रहे थे। तो यही हमारी चर्चा का पहला विषय है, यहीं से हम बातचीत शुरू कर लेते हैं। जिस तरह का माहौल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बनाया गया, इतने बड़े पैमाने पर एक व्यक्ति की, एक लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े पैमाने पर जो एक तरह से महिमा मंडन कहें, आपको व्यक्ति पूजा कहें, उसके जन्मदिन के बहाने ऐसा लग रहा था कि अवतार हो गया है, अवतार हो चुका है और उसका सेलिब्रेशन, अब उसका एहसास अब हो रहा है और इसको आगे किस तरह से हमको आगे बढ़ाना है कि ये बढ़ा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़, दिल्ली की विधानसभा में उनके जीवन के ऊपर बनी एक फिल्म दिखाई जाएगी जो 17 तारीख से शुरू हुई है और वो हर दिन दिखाई जाएगी 2 अक्टूबर तक, यानी कि गांधी जी के जन्मदिन तक। 17 से 2 मोदी टू गांधी ये यात्रा है। उस स्कूलों में भी तो दिखानी है शायद। स्कूलों में मेरे ख्याल से मैंडेटरी नहीं है, विधानसभा में हर दिन दिखाई जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले, ज्योत्सना बतौर पत्रकार कैसे आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी जो कुछ 17 तारीख से चल रहा है? जैसे शार्दुल ने भी कहा नॉर्थ कोरिया, और मैं भी यही सोच रही थी, इतना कुछ देखते हुए नॉर्थ कोरिया बोल लो। एक जमाने में हम बोलते रहते थे कांग्रेस साइकोफेंसी, मैग्नोमेनिया बोल लो, पर मुझे तो at the end of the day जैसे कहते हैं, मुझे बहुत सैड, this whole procession was very sad for me कि एक आदमी के लिए या एक आदमी को ये चाहिए कि स्ट्रेंजर्स को, आप मेसी की वो एक जर्सी को साइन करवा के ला रहे हैं, कोई और एक टीवी एक्टर है बोल रहा है हमें सबको एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए जिसमें एक रुपया पूरे देश को डालना चाहिए और वो मोदी जी को देना चाहिए। मुझे तो ये बहुत सैड लगता है। इट्स नॉट, कल्ट तो हो चुका है, कल्ट तो बन चुका है। आई मीन द एंकर्स तो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे, आई मीन दे आर ऑन अ शो, दे आर नॉट रीडिंग द न्यूज।
आई एक्चुअली फाइंड इट टू बी अ वेरी सैड प्रोसेशन कि हम यहाँ पहुंच गए। हम एक जमाने में इंदिरा गांधी का कल्ट बोलते थे, पर कभी ऐसे नहीं देखा, कभी ऐसे ये मेगलोमेनिया नहीं देखा। दिस होल, जिसको बोलते हैं सबको इकट्ठा करके आप खड़े कर दो क्लास में। शाहरुख खान क्या लग रहे थे? वो कोई होता है क्लास में, बोलो खड़े हो और रिपीट दीज लाइंस आफ्टर मी। विश्वनाथन आनंद ने ट्वीट किया, वो उसमें सबको दिख गया क्या था टूल किट। टू मी आई थिंक कल्ट तो बन गया है, पर ये क्या कल्ट है? यू कैन टॉक अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स एंड द कल्ट, एंड आई थिंक कहीं पे हाँ, प्रधानमंत्री ने हमेशा इंदिरा गांधी को एमुलेट करने की कोशिश करी है, पर इमरजेंसी अपार्ट बहुत गैप है, बहुत ज्यादा गैप। मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया का समानांतर सही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आप ये इसकी आलोचना नहीं कर सकते थे कि इस तरह का आयोजन हुआ है। क्या बात है। नहीं कर मैं सकते। यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। दिस वन पैरेलल इज नॉट करेक्ट। तो ये जो नॉर्थ कोरिया का समानांतर बहुत लोग देते हैं वो गलत है, तक मतलब फैक्चुअली भी गलत है, टेक्निकली भी गलत है। तो दूसरी बात है कि एक है कि व्यक्ति पूजा, तो कल्ट बिल्डिंग का जो लाभ जिस राजनीतिक पार्टी को होता है उसको नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो काउंटर मोबिलाइजेशन भी होता है वो कल्ट के विरुद्ध ही होता है। तो इसमें भारत में इसके कई उदाहरण हैं। जो काउंटर मोबिलाइजेशन का जो उस तरह का मत जो बनता है वो भी भारत में कई बार जो कल्ट फिगर्स बन गए हैं, खासकर राज्य की राजनीति में, उनको उसका नुकसान झेलना पड़ा है। तो चूँकि भाजपा पिछले 10-12 सालों में एक कल्ट ड्रिवन रही है, एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति से रही है, तो उसमें यह भय भी होगा कि जब ये कल्ट के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन होगा तो उसको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वो समय अभी आए या नहीं आए, या तो इस तरह से मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर यह कहीं ना कहीं एक आशंका होगी। दूसरी बात है कि अलग अलग ये भी इसके साथ एक सच बात है कि पिछले 10-12 सालों में और उससे पहले जो कोएलिशन पॉलिटिक्स था उसमें कोई बहुत जैसे लोकप्रियता में बहुत कद्दावर नेता नहीं था जिसको हम मोदी से जिसकी तुलना कर सकें। उसके लिए हमें 2-3 दशक और पीछे इंदिरा गांधी या फिर नेहरू यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच जो प्रधानमंत्री बने वो लोकप्रियता की दृष्टि से वैसे कद के नहीं थे। आपने कहा कि 2-3 दशक पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि उस रिसेंट के उसमें कोई इतना पावरफुल नेता नहीं मिलता। ये चीज़, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करूं अगर सिचुएशन को, तो हमें थोड़ा सा और सोचने के लिए विवश करती है कि मोदी आज की तारीख में 2019 के बाद वाले या 2014 के बाद वाले मोदी नहीं है। वो 240 सीट की एक गठबंधन सरकार के मोदी हैं। उसके बाद भी वो बहुत जिस बदसूरत तरीके से अगली प्रेजेंटेशन हुआ है चारों तरफ 17 तारीख को, मैं उसको समझना चाह रहा हूँ कि उसके बाद भी ये हिम्मत है, ये हिमाकत है, क्योंकि मोदी उसी पैमाने से जो आप कह रहे हैं उस पैमाने से आज की तारीख में उतने ताकतवर नहीं है जितने ताकतवर वो 2024 से पहले थे। लेकिन उनके ताकत का आधार तो यही है ना कि कल्ट बिल्डिंग, तो उसी को रिइंफोर्स और लोग कर, बहुत लोग राजनीतिक अस्तित्व भी वही है कि चाटुकारिता। नरेंद्र मोदी के वक्त में एक चीज़ और हुई है, पहले हुई है नहीं, मैं नहीं कह सकता एहतियात से, कि पत्थरों पे अपना नाम खुदाना ये सम्राटों की वो है। इसके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं कि ये सम्राटों की आदत है। किसी दार्शनिक की जो पुस्तक है उसकी एक जगह लाइन है, उसमें कहता है कि जब वो दिमाग पर पड़े पत्थर नहीं हटा पाता तो फिर वो दूसरी जगह के पत्थर हटाता है। राइट, मतलब कि निर्माण की जो प्रवृत्ति है। तो जिस तरह से ये पूरी संसद बनी, उस पे नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उस पे नाम खुदवाना और हर जगह अपने लिए छोटी सी छोटी चीज़ में भी प्रेजेंटेशन के लिए, उसके उद्घाटन के लिए पहुंच जाना, जहां पर कई बार मंत्री भी जाने को तैयार नहीं होते थे छोटी छोटी जगहों में। तो कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो उनकी जो राजनीतिक जो वो है प्रत्युत्पन्नमति है या उनकी जो राजनीतिक बुद्धि है, ये उसका कमाल है कि वो हर जगह जाते हैं और अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक, लेकिन ये भी सच है कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को भी नरेंद्र मोदी के टाइम में हमने ब्लर होते हुए या कमज़ोर होते हुए देखा है। सड़कें, गड्ढे, ऐसी कोई सड़क नहीं है इस मौसम में जहाँ गड्ढों में लोग गिर नहीं रहे।
लेकिन 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ विज्ञापनों पे चले गए, तो कमाल ही हो गया। और सरकार की तंत्र, ये सरकारी तंत्र जो मरते आदमी को उठाने ना आए जब तक कोई फोन ना करे, वो ऐसे तत्परता से काम करता आपको दिख रहा था। और मजे की बात है, मोदी जी के एक बात का तो मैं फैन हूँ, ये पब्लिक को होमवर्क देने में एकदम नंबर 1 है। स्कूलों से पेरेंट्स को भी होमवर्क चला गया कि देखिए स्टेंसिल है मोदी जी के लिए, विश बना के। अरे क्यों करनी है यार, 75 साल के आदमी को ऐसा क्या बर्थडे विश करने का शौक है यार, पार्टी क्यों कर रही है उसका। आप अगर सोचें, एक सुलझे हुए इंसान को जिसके अंदर हीन भावना नहीं है, वो ऐसा क्यों बोलेगा भाई। मेरी अपनी पार्टी को नहीं बोलेगा यार तुम मुझे बर्थडे विश करने में क्यों लगे, वो कुछ काम करो, तेरे पे कोई काम नहीं है क्या कोई करने को। लेकिन वो स्टेंसिल बांट रहे कि विश्वनाथ आनंद जी कर दीजिए, शाहरुख खान कर दे, अजय देवगन खड़ा होकर कर रहा। ये अब बिना रीढ़ के लोगों की बात तो हम करते ही रहते हैं, पर ये हो क्यों रहा है भाई, उसको करने की आवश्यकता क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो चुके हैं वो, और वो बर्थडे विश का क्या पता नहीं क्यों इतना जन्मदिन का चाव मैंने अपनी भतीजी में नहीं देखा जो बेचारी 6 साल की है। उससे भी कोई भूल जाए तो वो कहती है कोई नहीं मामा जी, लेकिन मोदी जी को नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कुछ सबूत पेश किए हैं और उसके मुताबिक कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि करीब 6,000 से ज़्यादा वोट काट दिए गए, डिलीट कर दिए गए। इसी तरह से महाराष्ट्र की एक विधानसभा का उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा है कि करीब 6,000 से ज़्यादा वोट जोड़े गए। जो और इस बात के समर्थन में जिन लोगों को के वोट कटे हैं, जिन लोगों को लाकर जिनके ज़रिए वो वोट काटे गए थे, उनको एक साथ लाके उन्होंने मंच पर खड़ा किया और उनसे बातचीत भी की। जो आरोप है उसके मुताबिक राहुल गांधी कहना कि ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई कॉल सेंटर इनका कुछ ऐसा है जो कि बहुत संगठित तरीके से टारगेट करके कांग्रेस के समर्थकों के इलाकों से वोट कट करवा रहा है, वोटों को डिलीट करवा रहा है। उनका ये कहना कि ये सारे के सारे जो नंबर है जिनके जरिए ये किया गया वो कर्नाटक के बाहर के हैं, नंबर सारे कर्नाटक के बाहर रजिस्टर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके सवाल तो संदेह तो पैदा करती हैं। चुनाव आयोग इनका जवाब क्यों नहीं दे रहा। आनंद, आपने देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। शार्दुल और नहीं, चुनाव आयोग के जवाब देने की गति वो नहीं हो सकती जो एक राजनीतिक पार्टी के आरोप लगाने की। उसकी जो है और जो बिंदुवार विचार दी, एक तो है कि डिलीट नहीं हो सकता है बिना हियरिंग के, वो तकनीकी रूप से सही है, टेक्निकल रूप से सही है। और जैसे आपने कहा कि एक है कि अब जैसे वो वोटर आई कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये वो तो मतलब सामान्य लोग भी मानते हैं कि बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं। आप राशन कार्ड ही देख लीजिएगा, ढेर सारा फेक बना है, बहुत सारा। एक है कि इनएफिशिएंसी और एक है कॉन्स्पिरेसी, दो अलग अलग चीज़ है। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में विश्वविद्यालय के देखता हूँ कि कई लोग डालते हैं कि हमें इस तरह से मार्क्स कम मिले क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहता है कि हम फिर से एग्ज़ामिनेशन फ़ी भरें और रिवैल्यूएट कराएं। उनकी ये बात मैं मानता हूँ कि इनएफिशिएंसी है यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी का षड्यंत्र है कि वो फ़ी इकट्ठा करें। तो जो मोटिव एस्टेब्लिश करना, ये करना, ये चुनाव प्रक्रिया में यहाँ ये गलत है वहाँ, लेकिन उसको कॉन्स्पिरेटोरियल मोटिव से जोड़ना ये मैं नहीं करूँगा। एक राजनीतिक पार्टी उसको वेपनाइज कर सकती है। ये हमारे अथॉरिटी या जो तंत्र है चुनाव आयोग इस मामले में वो पारदर्शिता क्यों नहीं लाना चाहता भाई। कम से कम मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर कोई पब्लिक पंच पे बात रख रहा है, अगर वो बात सही है और जनहित की है, तो वो कौन रख रहा है ये मैटर नहीं करना चाहिए। और राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता न भी होते, है ना, वो एक आम सांसद ही होते या किसी और पार्टी का कोई सांसद होता। अनुराग ठाकुर ने भी तो कहा था, अगर तंत्र की कोई इतना बड़ा तंत्र है, विविध भारत छोटा देश नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से तो अब दुनिया में सबसे बड़ा है, उसमें कमियां, ह्यूमन एरर होना स्वाभाविक है। इस चर्चा में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो संजय सिंह जी आए थे, संजय कुमार जी माफ़ कीजिएगा, CSDS के, उन्होंने बोला था कि तंत्र में ह्यूमन एरर, ये टेक्निकल एरर हमेशा बची रह जाती हैं। लेकिन जब आपको सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है और एक जाँच चल रही है,
तो ये आप बार बार देखेंगे हमारे तंत्र उसमें सहयोग नहीं करना चाहते, हर चीज़ को रोकना है। और एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, मैंने नोट भी कर ली थी, कि चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भाजपा वाले टीवी पर क्यों आ रहे थे? मतलब ये अजीब सी बात है। चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष दिखना चाहिए ना, वो सबके लिए चुनाव आयोग है, केवल सत्ता पक्ष के लिए तो नहीं है, वो सभी दलों के लिए है। तो चुनाव आयोग अगर ऐसा दिख रहा है कि वो सत्ता पक्ष के साथ आता हुआ, तो वो उसकी अपनी छवि के लिए अच्छा नहीं है। शार्दुल से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अगर आप ए रिफॉर्म की तरफ नहीं देखेंगे, बी हाउ कैन यू नॉट टेक दिस अप। इसको एक 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 मुद्दा ये है, दूसरा मुद्दा है कैन राहुल गांधी सस्टेन इट, बिकॉज उनकी खुद की इन द पहले भी देख चुके हैं, ये चौकीदार चोर है एंड ऑल ऑफ दैट फिजल आउट हो जाता है। क्या ये भी फिजल आउट हो जाएगा? नो। इसका मुझे लगता है that it has to be investigated, it has to be taken up. The fact is that nobody speaks up. The fact is आप ज्ञानेश कुमार झट आके इसको डिसमिस करते रहेंगे, वो निकालते रहेंगे, पर sometimes जैसे कहते हैं ना, there's no smoke without fire. तो मुझे लगता है कि इधर कुछ है जिसको it deserves the attention that he's asking for. 2014 के बाद से कई सालों तक ऐसा होता रहा कि बीजेपी स्टेज सेट करती थी और विपक्ष जो है रिएक्ट करता था। लेकिन अभी क्या है, कल अमित शाह का भाषण आप देखिए जो बिहार में उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी घुसपैठियों को डिफेंड करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं, और हम अगर सरकार आएगी, उनकी तो वैसी वहाँ सरकार है, पर उन्होंने फिर भी कहा है कि हम इसको फिक्स करेंगे। तो ये एक तरह से रिएक्टिव आंसर है, वो ये उन्होंने नहीं कहा पहले, क्योंकि ये स्टेज सेट राहुल गांधी ने कर दिया। तो उससे क्या होता है कि एक आपको एक जैसे चेस में होता है ना कि आप व्हाइट मूव्स फर्स्ट, तो आप जो पहला मूव खेलेगा वो एक मूव आगे रहेगा हमेशा, दूसरा वाला पीछे केवल करता रहेगा जब तक कि आप सेल्फ गोल ना करो। तो पॉलिटिकली ये जो है किस तरह से प्ले आउट होगा, ये देखने की बात। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।